गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज है 17 जून और 17 जून 2021 के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मित्रों, हमने ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, दैनिक जागरण जैसे इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर में से लिए ताकि आपकी हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सके, साथ ही में आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट लाने के लिए और देश और दुनिया में रोज बरोज कैसी घटनाएं घटती है इन सब के बारे में जानने के लिए भी ये करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मित्रों। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में एनएचपीसी ने किसके साथ 130 मेगावाट का प्लांट बिहार में स्थापित करने के लिए एमओयू साइन किया है? तो इसका आंसर है ए बी एस एच पी सी। तो हाल ही में मित्रों एनएचपीसी यानी कि मित्रों एनएचपीसी ने 130 मेगावाट जो प्लांट है वो बिहार में स्थापित करने के लिए मित्रों BHSPC के साथ जो है वो मिलकर उन्होंने एमओयू साइन किया है। यह प्रोजेक्ट मित्रों 700 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ओके। और बिहार में इसके लिए ग्रांट भी प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट के। तो हाफ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पे की जाएगी और हाफ जो है वो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो पे की जाएगी, ओके। अब एनएचपीसी यानी एनएचपीसी तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1975 को एनएचपीसी की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में है इसका मुख्यालय। और प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरपर्सन कौन है? तो अभय कुमार सिंह प्रेजेंट टाइम पे मित्रों इसके चेयरपर्सन है, ओके। अब बिहार में मित्रों ये प्लांट स्थापित होगा। तो मित्रों बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? तो फागू चौहान प्रेजेंट टाइम पे मित्रों बिहार के गवर्नर है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का रिटेल इन्फ्लुएंस कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर है सी 6.3%। तो हाल ही में मित्रों आरबीआई के द्वारा जो है इंडिया का रिटेल इन्फ्लुएंस का जो एक रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया है और इसमें मित्रों इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़कर 6.3% जो है वो आ चुका है, ओके। हाल ही में मित्रों जो वर्तमान में जो रिटेल इन्फ्लुएंस है वो 6.3% था, ताकि यह पिछले 6 महीने से सबसे ऊपर है, ओके। फूड इन्फ्लुएंस इसमें 5% जो है वो रहा है। आप सब जानते ही होंगे कि दिन ब दिन जो है वो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, कच्चे तेल के भाव बढ़ रहे हैं। आप सब हम जो खाने में जो तेल यूज़ करते हैं बराबर, उस तेल का भाव भी जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए मित्रों जो ये रिटेल इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, ओके। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इतना ज़्यादा आएगा और मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा, ताकि महंगाई बढ़ेगी तो सब में बढ़ेगी। इसीलिए मित्रों आरबीआई के द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो जारी किया गया है। अब आरबीआई के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं मित्रों। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत की मध्यस्थ बैंक उनको कहा जाता है, ओके। बैंकों की बैंक भी उसको कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में है। और प्रेजेंट टाइम पे इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास मित्रों प्रेजेंट टाइम पे आरबीआई के गवर्नर है। और शक्तिकांत दास आरबीआई के कौनसेवें नंबर के गवर्नर है? तो शक्तिकांत दास आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एस्टिमेटिंग द बर्डन ऑफ फूड ब्रॉन डिसीज अ प्रैक्टिकल हैंडबुक फॉर कंट्रीज। तो यह पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में मित्रों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक फूड डिजीज पर एक जो बुक है वो लॉन्च की गई है, ओके। अब WHO के द्वारा ये पुस्तक रिलीज की गई है तो WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनीवा में है। और प्रेजेंट टाइम पे इसके हेड कौन है? तो टेड्रोस अथानम गेब्रेयेसस प्रेजेंट टाइम में मित्रों WHO के हेड है, ओके। और ये जो मित्रों ये बुक लॉन्च की गई है WHO के द्वारा,
तो ये बुक क्यों लॉन्च की गई है? ताकि मित्रों फूड हेल्थ में अवेयरनेस फैलाने के लिए, फूड के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मित्रों ये जो है वो बुक लॉन्च की गई है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड ग्रीविंग इंडेक्स 2021 में कौन टॉप पर रहा है? तो इसका आंसर है मित्रों डी, इंडोनेशिया। तो हाल ही में मित्रों वर्ल्ड ग्रीविंग इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें इंडोनेशिया जो है मित्रों नंबर 1 पर रहा है। ओके, और इंडिया में इस इंडेक्स में मित्रों भारत का कौन सा स्थान है? तो इस इंडेक्स में भारत जो है वो 14वें नंबर पे रहा है। यह मित्रों चैरिटीज एंड फाउंडेशन के द्वारा जो है वो रिपोर्ट ये इंडेक्स जो है वो जारी की जाती है, और इसके तहत किस देश ने सबसे कम चैरिटी में पैसा दिया है यह पता चलता है। इस इंडेक्स के बारे में यह पता चलता है कि कौन सा जो देश है वो चैरिटी में कितना पैसा देता है, और जो सबसे कम पैसा देता है वो नंबर 1 पर है, यानी कि इंडोनेशिया जो है वो मित्र चैरिटी में सबसे कम जो है वो पैसा देती है। ओके, अब चैरिटी एड फाउंडेशन, इसके लिए एक फाउंडेशन की स्थापना की गई थी 1974 में, इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? लंदन में है। और प्रेजेंट टाइम पे इसके सीईओ कौन है? तो नील हेल्सलॉप प्रेजेंट टाइम पे मित्रों इसके सीईओ। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने और कर्नाटक और केरल में इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग जो है वो जोर पकड़ती जा रही है? तो इसका आंसर है मित्रों बी, तुलु। तो हाल ही में मित्रों तुलु भाषा जो है उस पर एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो तुलु भाषा के लिए जो कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। अब ये कंट्रोवर्सी है क्या? तो तुलु भाषा को मित्रों भारतीय संविधान की जो 22 भाषा है उसमें स्थान मिले, और केरल और कर्नाटक में इस भाषा को आधिकारिक तौर पे दर्जा दिया जाए, इसीलिए मित्रों ये जो मांग जो है वो उठ रही है। ओके, तुलु भाषा के बारे में हम बात करें मित्रों, तो यह भाषा जो है मित्रों एक द्रविड़ भाषा है। ओके, कर्नाटक के 2 तटीय जिले जो होते हैं, यानी कि दक्षिण कर्नाटक और उडुपी नाम का जो जिला है, और केरल के कासरगोड जिले में यह भाषा जो है वो बोली जाती है। 2011 की जो जनगणना रिपोर्ट थी उनके अनुसार भारत में तुलु भाषी लोगों की जनसंख्या 18 लाख थी। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी आबादी वाले ये लोग हैं, ये भाषा बोलते हैं। 18 लाख लोग थे मित्रों तुलु भाषी वाले। और रॉबर्ट काल्वेल्डी ने अपनी पुस्तक द कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द द्रविडियन या साउथ इंडियन फैमिली ऑफ द लैंग्वेजेस, उसमें मित्रों तुलु भाषा का द्रविड़ परिवार की सबसे विकसित भाषाओं में से एक भाषा उनको बताया था। और इसीलिए मित्रों तुलु भाषा एक समृद्ध मौखिक साहित्य परंपरा भी पाई जाती है, जिसमें मित्रों पदन्ना जैसे लोकगीत और यक्षगान जैसे पारंपरिक जो लोक रंगमंच वो भी इसमें शामिल है इसीलिए। और इसीलिए मित्रों हाल ही में तुलु भाषा को भारत के संवैधानिक जितनी भी भाषाएं, संविधान मान्य जितनी भी भाषाएं, और कर्नाटक और केरल में मित्रों उनको इस भाषा को आधिकारिक तौर पे दर्जा दी जाए, इसीलिए मित्रों इसकी मांग जो है वो जोर पकड़ रही है। अब हमारे संविधान में कौन कौन सी भाषा शामिल है इसके बारे में हम बात करें तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में मित्रों भाषा के लिए जो ये वो दिया गया है। ओके, अगर आपकी एग्जाम में पूछा जा सके कि भाई हमारे संविधान में कौन सी अनुसूची में भाषा का उल्लेख जो है वो किया गया है, ओके, तो 8वीं अनुसूची याद रखना। और आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351 के बीच जो है उस भाषा का प्रावधान जो है वो दिया गया है। ओके, 344 में क्या बताया गया? तो संविधान के प्रारंभ में से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। और 351 में यह बताया गया है कि जिसके तौर पे हिंदी भाषा के विकास का हेतु इसका प्रसार करने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जिससे कि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। यानी कि हिंदी को एक देश की मान्य भाषा बताया गया है। क्यों? क्योंकि हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज है। आप कहीं पे भी जाओ, साउथ इंडियन में जाओ, आप उत्तर नॉर्थ ईस्ट में जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, जम्मू कश्मीर में जाओ, आप पश्चिम बंगाल में जाओ, तो अगर आपको हिंदी आती है तो आपकी जो लैंग्वेज में जो बातचीत करने की में वो इजी पड़ता है। इसीलिए मित्रों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज हमारे संविधान में ऐड ऑन नहीं की गई है, पर हिंदी लैंग्वेज को ऐड ऑन किया गया है, संविधान के द्वारा वो मान्य भाषा है।
हमारे संविधान में कौन सी 22 भाषा जो है वो मान्य भाषा है? तो हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में मित्रों असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी, ये 22 भाषाएं मित्रों हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में दाखिल दी गई है और ये 22 भाषा हमारे संविधान के मान्य भाषाएं। ओके, आपकी एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लास्ट 4 लैंग्वेज कौन सी है जो लास्ट में एड ऑन की गई थी? तो लास्ट में जो 4 लैंग्वेज है इसमें बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। ओके, ये चारों जो भाषा है वो लास्ट में एड ऑन की गई थी। ओके, जब लास्ट हमारे 8वीं अनुसूची में जब अमेंडमेंट किया गया था तब इस भाषा को मित्रों एड ऑन किया गया था। ओके, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हाल में हमारे संविधान मान्य भाषाएं कितनी है तो टोटल 22 यानी कि 22 भाषाएं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर है डी, ब्लू ओरिजिन। तो मित्रों हाल ही में न्यू शेफर्ड जो रॉकेट सिस्टम है वो ब्लू ओरिजिन के द्वारा जो वो लॉन्च किया जाएगा। यह मित्रों इस साल जुलाई में ही यह जो रॉकेट सिस्टम है लॉन्च किया जाएगा और अंतरिक्ष में मित्रों इसमें जो एस्ट्रोनॉट है वो अंतरिक्ष में जाएंगे। ये ब्लू ओरिजिन कंपनी एक स्पेस कंपनी है और ये किसकी कंपनी है? तो मित्रों यह है जेफ बेजोस, अमेजोन के जो संस्थापक है जेफ बेजोस, उनकी ये कंपनी है ब्लू ओरिजिन और ये स्पेस रॉकेट्स बनाती है। बात करें तो स्पेस में रिसर्च करने का काम करती है। ओके, और हाल ही में यह ब्लू ओरिजिन जो न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम है उनके थ्रू जेफ बेजोस, उनके भाई और कुछ अन्य जो प्रवासी है वो अंतरिक्ष में जाएंगे सफर करने के लिए। ओके, इसीलिए इस मिशन जो है वो शुरुआत की गई है। ओके, इसके बारे में हम डिटेल में बात करें तो हाल ही में मित्रों क्या हुआ था कि ये जो न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम है उसमें अंतरिक्ष में जाने वाले न्यू शेफर्ड रॉकेट सिस्टम की पहली जो सीट थी ना वो उसकी ऑनलाइन नीलामी पूरी हो गई। ओके, 20 जुलाई को मित्रों यह मानव सहित अपनी पहली उड़ान भरेगा और बोली जीतने वाले को जेफ बेजोस और उसके भाई के साथ न्यू शेफर्ड पर उड़ान भरने का मौका मिलेगा। 20 जुलाई को मित्रों नील आर्मस्ट्रांग और बल एल्ड्रिन के चंद्रमा पर उतरने की 52वीं वर्षगांठ थी और उनकी याद में मित्रों यह जो है वो लॉन्च किया जाएगा। ओके, और हाल ही में मित्रों यह जो सीट है वो नीलाम भी हो चुकी है। ओके, कम से कम हम बात करें ना तो 200 करोड़ रुपए की मित्रों ये सीट जो है वो बुक की है। एक व्यक्ति है बराबर, उन्होंने 200 करोड़ रुपए देकर इस सीट को बुक किया है। ओके, ब्लू ओरिजिन के बारे में हम बात करें तो यह आयोजित नीलामी में पहली सीट के लिए बोली लगाने हेतु 159 देशों के 7,600 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और इस सीट को $28 मिलियन की बोली लगाकर जीता गया था। $28 मिलियन એટલે एवरेजली आप गन सकते हैं 200 करोड़ रुपए हमारी रुपीस में कन्वर्ट करें तो 200 करोड़ के आसपास जो है वो हो सकता है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा, ओ माय गॉड। ओके, न्यू जो शेफर्ड रॉकेट सिस्टम है इसके बारे में हम बात करें तो यह एक मित्रों अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक सैर कराने वाला एक रॉकेट सिस्टम है। यह ब्लू ओरिजिन के द्वारा निर्मित किया गया और इसका नाम न्यू शेफर्ड क्यों रखा गया है? क्योंकि न्यू शेफर्ड नामकरण अंतरिक्ष में जाने वाले यह पहले अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड के नाम से रखा गया। एलन शेफर्ड कौन थे? तो मित्रों एलन शेफर्ड जो है वो अमेरिकी अंतरिक्ष से वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे और उनकी नाम के याद में मित्रों इस रॉकेट सिस्टम का नाम रखा गया है। ओके, अब इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों अंतरिक्ष में भेजा जाएगा ये मिशन? क्योंकि यह मिशन मित्रों अंतरिक्ष यात्रियों और अनुसंधान संबंधित जितने भी अंतरिक्ष उपकरणों हैं उनको क्रेमन लाइन से आगे तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। क्रेमन लाइन यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल और बाह्य जो अंतरिक्ष है उनके बीच, यानी कि पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाके वो शायद 100 किलोमीटर के अंदर 100 किलोमीटर ऊपर तक ही जाएगी और ज़्यादा नहीं जाएगी। ओके, उसके बाद वो वापस ही आ जाएगा। 2 से 4 दिन का ये मित्रों पूरा का पूरा अंतरिक्ष प्रवास से बराबर 2 से 4 दिन का ही और ज़्यादा नहीं है। ओके,
और तो मित्रों आज इतना ही है, बराबर। न्यू सेपर्ट रॉकेट सिस्टम के बारे में मैंने आप सबको बता दिया, सब कुछ डिटेल में बता दिया। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, और हाँ याद रखना है ये जेफ बेजोस की कंपनी है। ओके, अमेजोन के जो मालिक है जेफ बेजोस, उनकी ही कंपनी है ब्लू ओरिजिन। और ये किसको टक्कर दे रही है? तो मित्रों एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उनको कॉम्पिटिटर कर रही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर है इसका आंसर है ए, ब्रसेल्स। तो हाल ही में मित्रों जो नाटो शिखर सम्मेलन है वो ब्रसेल्स में आयोजित किया गया है। ब्रसेल्स कहाँ पे है? तो मित्रों बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स, और वहीं पे भी मित्रों ब्रसेल्स में ही नाटो का हेडक्वार्टर भी है, और वहाँ पे भी इस साल जो है मित्रों शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में क्या क्या परिणाम आए? तो मित्रों इस शिखर सम्मेलन में नाटो की जो संस्थापक वाशिंगटन डीसी संधि और इसमें शामिल सामूहिक रक्षा संबंधित अनुच्छेद जो 5 है उसके प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि नाटो संगठन के किसी भी एक सहयोगी के खिलाफ अगर हमले होगा तो सभी के खिलाफ जो है वो हमला माना जाएगा। ये मित्रों अमेरिका और यूरोप कंट्रीज ने मिलकर एक संगठन बनाया था रशिया के खिलाफ। मित्रों रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए मित्रों नाटो के द्वारा यह एक पूरा का पूरा अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन सब ने मिलकर ये बनाया था। यानी कि अगर किसी भी एक देश पर कोई हमला करेगा तो ऐसा माना जाएगा कि नाटो में जितने भी सदस्य देश हैं उन सब पर यह हमला होगा, ऐसा माना जाएगा, और उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ओके, तो यह मित्रों नाटो का जो संविधान है, नाटो के संविधान के जो आर्टिकल नंबर 5 है उसमें यह बताया गया है। ओके, तो हाल ही में मित्रों नाटो की जो है बैठक जो है वो आयोजित की गई है, बस इतना ही याद रखना। अब नाटो के बारे में जान लेते हैं मित्रों। नाटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह मित्रों एक अंतर सरकारीय सैन्य संगठन है। वाशिंगटन संधि के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में इस संधि पर हस्ताक्षर हुआ तभी इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेल्जियम के ब्रसेल्स में है इसका हेडक्वार्टर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट में कौन से देशों ने परमाणु हथियारों की संख्या जो है वो बढ़ाई है? तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। यानी कि हाल ही में मित्रों भारत, पाकिस्तान और चाइना ने परमाणु जो हथियार थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी जो है वो पाई गई है। ऐसी सिप्री के द्वारा जो है वो रिपोर्ट जारी की गई है। ओके, तो हाल ही में मित्रों सिप्री ने अपने ईयर बुक 2020 को जारी किया है, और उसमें उन्होंने बताया था कि 2021 की शुरुआत में भारत के पास अनुमानित 156 परमाणु हथियार थे। ओके, जबकि पिछले साल की शुरुआत में हम बात करें तो भारत के पास 150 थे, यानी कि इस साल 6 परमाणु हथियार जो है वो बनाए गए थे। पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान में 2020 में 160 परमाणु हथियार थे जो बढ़कर 165 हो चुके, और चाइना के पास मित्रों 2020 में 320 परमाणु हथियार थे जो बढ़कर 350 हो चुके हैं इस साल। यानी कि परमाणु हथियार की जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। परमाणु हथियार संपन्नों में हम बात करें तो अमेरिका और रशिया दुनिया में मित्रों 13,000 यानी कि 13,000 से भी ज्यादा परमाणु हथियार है, जिसमें 90% परमाणु हथियार मित्रों अमेरिका और रशिया मिलकर उन दोनों के पास ही है। मित्रों रशिया और अमेरिका इन दोनों के पास 90% परमाणु हथियार है, न्यूक्लियर वेपन्स इन दोनों के पास है। बाकी हम बात करें तो ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, उत्तर कोरिया, इन सब के पास भी मित्रों जो है वो परमाणु हथियार है। और इस साल मित्रों हम बात करें तो भारत, पाकिस्तान, चाइना और उत्तर कोरिया ने अपने जो परमाणु हथियार थे उनमें बढ़ोतरी की है, और फ्रांस ने अपने परमाणु हथियार में जो है वो परमाणु हथियार की जो उत्पादन मैन्युफैक्चर है उसको घटाया है, और अमेरिका और रशिया तो बात ही मत कीजिए। ओके, तो मित्रों चलते आगे और हम बात करें तो वर्तमान में ये स्थिति क्या है, परमाणु हथियार बढ़ने से क्या होता है। तो मित्रों वैश्विक सैन्य भंडारों में हथियारों की कुल संख्या वर्तमान में बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है, जो कि इस बात को संकेत देती है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद
वैश्विक परमाणु शस्त्रागार में कमी होने की प्रवृत्ति अब रुक चुकी है। ओके, भारत और पाकिस्तान भविष्य में मित्रों किसी भी संकटकालीन स्थिति के दौरान गलत अनुमान या गलत व्याख्या की वजह से अपने परमाणु हथियार का उपयोग करने के ठोकर खाने का जोखिम भी उठा सकती है। ऑब्वियसली बात है, पर भारत ने मित्रों कसम खाई कि हम कभी भी पहले परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेंगे, अगर आया उसके बाद ही करेंगे, बाकी हम किसी भी देश पर पहले कभी भी परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेंगे, ऐसा भारत के द्वारा जो है वो स्टेटमेंट दिया गया है। ओके, और ऑब्वियसली बात है कि भारत जो है उसका कंप्लीटली पालन भी करेगा। भारत कभी भी मित्रों भारत जो है ना वो एक पीसफुल कंट्रीज है। भारत अपना देश जो है मित्रों पीसफुल कर दे, वो कभी भी किसी भी देश पर बिन हम बात करें तो ऐसे ही किसी भी हत्या नहीं डालते, ऐसे भी किसी पर हमला नहीं करते। ओके, पर अगर फ्यूचर में भारत पाकिस्तान की कोई ऐसी बड़ी हम बात करें तो युद्ध हो, तो उसमें परमाणु हथियारों का उपयोग हो सकता है, ऐसी संभावना हो सकती है। ओके, और पहले हम यानी कि नो फर्स्ट यूज जो नीति है वो भारत ने अपनाई थी। ओके, ऐसा तो चाइना ने भी किया है, चाइना भी कर रहा है, कह रहा है कि भाई हम नो फर्स्ट यूज नीति को अपनाएंगे, पर लगता नहीं है कि चाइना जो है वो इस नीति को ज़्यादा दिन रोक पाएगा। ओके, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं आपके हर कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। और हाँ मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। थैंक यू सो मच गाइज।